आज की इस वीडियो में हम लोग छंद की परिभाषा और वर्ण के बारे में जानने समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम लोग छंद की परिभाषा देखते हैं। आप मेरे साथ पहले परिभाषा पढ़ लीजिए, फिर मेरे शब्दों में उसे समझिए। जिस रचना में वर्ण, मात्रा, पद, यति, गति का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? जैसे कोई रचना है, कोई कविता है, कोई काव्य है, उसमें हम वर्ण का ध्यान रखें। वर्ण क्या है अभी हम लोग समझते हैं। वर्ण का ध्यान रखें, मात्रा का ध्यान रखें, पद का ध्यान रखें, यति का ध्यान रखें, तब उसके बाद जो रचना बनेगी हम उसको क्या कहेंगे? छंद कहते हैं। देखिए अब इन्हीं चीज़ों को समझिए। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण क्या है। देखिए उच्चारण करने पर जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, ये सब जो क, ख, ग आप निकल रहा है ये क्या है? वर्ण है। नीचे एक उदाहरण से आसानी से समझिए। एक दोहा दिया गया है। राम नाम के पट तरे, देबे को कछु नाहि, क्या ले गुर संतोषिए, हंस रही मन माही। आपको ये दोहा दिखाई पड़ रहा है, तो आप जो ये बोल रहे हैं राम नाम के पट तरे देबे, ये सब जो उच्चारण कर रहे हैं ना, यही सब वर्ण है। यही लिखा गया कि आपके मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। जो भी आप बोल रहे हैं वो वर्ण है। मात्रा क्या है जरा सा देख लीजिए। हम मात्रा की बात कर ले। देखिए आप यहाँ रा देख रहे हैं, तो रा को हम दीर्घ गिनते हैं। दो यहाँ पे मात्रा है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है और यहाँ दो है। तो आप गिनिए कितनी मात्रा हो गई? 2 3 2 5 1 6 2 8 9 10 11 12 13। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला चरण है उसमें 13 मात्राएं हैं। चरण भी देख लीजिए। यहाँ पे पद की बात है, पद या चरण एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पर 4 चरण है। एक यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, चौथा यहाँ तक, 4 चरण हैं। ठीक है। और आप देखिए कि पहले चरण में जो है 13 मात्राएं हैं। दूसरा चरण गिन लीजिए। देखिए 2 2 2 1 1 2 1। अब गिन लीजिए कितना हुआ? 2 2 4 2 6 1 7 8 2 10 और 1 11। यानी दूसरे में देख रहे हैं कि 11 मात्राएं हैं। ठीक है। आप पद समझ ही रहे हैं कि इसमें जो चरण है उसको हम पद कहते हैं। यति क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए आप यहाँ कामा देख रहे हैं, तो यहाँ कामा पर आपको रुकना होगा। यहाँ पे पूर्ण विराम देख रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा देर रुकना होगा। यहाँ फिर कामा है, यहाँ थोड़ा रुकना होगा आपको। यहाँ फिर पूर्ण विराम है, यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा रुकना होगा। तो किसी छंद को पढ़ते समय जहाँ पे हमें रुकना पड़ता है थोड़ा सा, उसी को हम यति कहते हैं। अब गति क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए इस दोहे को जब आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? राम नाम के पट तरे, देवों को कछु नाहि, क्या लय गुरु संतोषिए, हंस रही मन माही। तो आपने इसको जो लय में पढ़ा, जो आपने अपनी वाणी को उतार चढ़ाव दिया। आपका स्वर दूसरा भी हो सकता है, आप मुझसे अच्छा गा सकते हैं। तो ये जो गाने का क्रम है, आपकी आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है, यही गति है। तो हमने परिभाषा में आपको यही बताया कि यदि किसी रचना में वर्ण यानी जो मुंह से निकलता है, मात्रा आपने देखा 13 11 ऐसी मात्रा थी, पद आपने देखा कि 4 चरण थे, यदि आपने देखा कि कामा और पूर्ण विराम था, गति आपने देखा कि जब हम गति से किसी चीज़ को स्वर से गाते हैं तो अच्छा लगता है। इन्हीं चीज़ों को जब ध्यान में रख कर के कोई रचना की जाती है तब उसे छंद कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि छंद क्या है। अब वर्ण को हम लोग पहचानेंगे कैसे, गिनेंगे कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व, या इसको लघु लघु माने छोटा। पहला वर्ण जो होता है वो छोटा होता है, जैसे
क, ख, ग, की, खू, यदि ये किसी रचना में आए रहें तो इनको हम लघु वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु वर्ण। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, लघु वर्ण को पहचानने के नियम कुछ इस प्रकार हैं। यानी ये कह रहा है कि आपके सामने कोई दोहा है, मान लीजिए कोई चौपाई है, कोई सोरठा है, कोई रोला है, तो आप कैसे लघु वर्ण को कैसे पहचानेंगे, कैसे दीर्घ को पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लघु कैसे पहचानेंगे इसको देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई कविता आपके सामने है, कोई रचना आपके सामने है, तो उसमें कौन कौन से अक्षर लघु हैं कैसे जानेंगे? देखिए, यदि कोई रचना है उसमें संयुक्त अक्षर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? लघु कहेंगे। जैसे छ, छतरी, ये संयुक्त अक्षर है। प्र, ये संयुक्त अक्षर है। क्री, ये संयुक्त अक्षर है। ज्ञ, ज्ञानी, ये संयुक्त अक्षर है। त्र, त्रिशूल, ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर वो होते हैं जो एक से ज़्यादा वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? तो बड़ा पहचानने का बहुत सीधा सा तरीका है। आप अपनी मोबाइल से छत्री लिखिए और इसको मिटाने का प्रयास करिए। यदि ये एक बार में मिट जाए तो संयुक्त अक्षर नहीं है। अगर एक बार में नहीं मिटता है तो संयुक्त अक्षर है। आप मोबाइल में टाइप करके देखिए, यदि आप छत्री लिखेंगे और इसको मिटाने का प्रयास करेंगे तो एक बार में नहीं मिटेगा, 3 बार में मिटेगा। आप आजमा के देख लीजिए। लेकिन वहीं अगर आप क लिखिए और क को मिटाइए तो एक ही बार में मिट जाएगा। तो क संयुक्त अक्षर नहीं है, जबकि छत्री संयुक्त अक्षर है। तो मैंने यही आपसे कहा कि यदि किसी कविता में ये संयुक्त अक्षर आ जाएं तो ये लघु कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाएंगे? लघु। ठीक है। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। यदि कोई रचना है, कोई छंद है, छंद युक्त रचना है और उसमें किसी अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा रहे, तब भी हम उसको लघु मानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कविता है, उसमें कोई अक्षर आ गया म, ये आ गया, तो ये लघु कहा जाएगा, ये लघु गिना जाएगा। यही मैंने लिखा आपको कि यदि किसी पर चंद्र बिंदु लगा है तो वो लघु कहा जाता है। लेकिन अगर कहीं म ऐसे है और म पर केवल बिंदी अनुस्वार लगा हुआ है, तब ये दीर्घ है। जान लीजिए, ये दीर्घ है और ये लघु है। चंद्र बिंदी वाला लघु और अनुस्वार वाला दीर्घ होता है। हम लोग जब दीर्घ की बात करेंगे तो मैं फिर आपको ये समझाऊंगा। अभी जान लीजिए कि जिस पर ये चंद्र बिंदी लगी होती है उसको हम लघु वर्ण मानते हैं। दूसरा हो गया। चलिए अब तीसरा नियम देखते हैं। लघु मात्रा वाले सभी वर्ण लघु होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई रचना है, छंद युक्त कोई रचना है और उसमें लिखा है क में छोटा मात्रा, तो ये लघु है। क में छोटी ई की मात्रा तो भी लघु है। तो ये वही कह रहा है कि जिसमें छोटा वाली मात्रा लगी रहे, लघु मात्रा लगी रहेगी, उसको भी हम लघु वर्ण मानते हैं। फिर से इस बात को सुन लीजिए। तीसरा नियम कह रहा है कि ह्रस्व मात्रा यानी जो लघु मात्रा वाले वर्ण होंगे वो सब लघु होंगे। यानी यदि कोई वर्ण है, जैसे क है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी तो ये लघु होगा। लेकिन यदि क है और इसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी तो ये दीर्घ हो जाएगा। वही चीज़ें कह रहा है। मान लीजिए कि ये क है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा लग गई तो ये लघु ही रहेगा। लेकिन यदि इसी क में हम बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ये दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि यदि किसी में छोटी वाली मात्राएं लगी हैं तो सभी वर्ण लघु होते हैं। ठीक है। चौथा देख लीजिए। हलंत व्यंजन भी लघु की श्रेणी में आते हैं। ये भी लघु माने गए। हम कहने का मतलब ये है कि कोई रचना है और कोई रचना में मान लीजिए आ गया है शब्द ग त म, तो अगर उसके नीचे हलंत ऐसे लगा हुआ है तो इसको हम लघु ही मानेंगे, इसको दीर्घ नहीं मानेंगे, इसको लघु ही मानेंगे। तो यही कह रहा है कि हलंत वाले जो व्यंजन होते हैं हम उसको भी लघु मानते हैं। देखिए जैसे गहम, गतम, ये सब कैसे हैं? लघु हैं। और लघु को प्रदर्शित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एक खड़ी लाइन रहेगी, ये लघु दिखाता है, और यश की तरह जो होता है हम उसको दीर्घ दिखाते हैं। ध्यान रहे, बात को फिर से समझिए। यदि कोई ऐसे खड़ी लाइन है तो इसका मतलब हम लघु दिखा रहे हैं,
लेकिन यदि दीर्घ दिखाना है तो हम ऐसे लिखते हैं। यदि किसी अक्षर के ऊपर यश लिखा है तो इसका मतलब दीर्घ है, दीर्घ मात्रा है। इसको हम 1 गिनते हैं और इसको हम 2 गिनते हैं। ठीक है, आगे अभी मैं दिखा रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से कि लघु दीर्घ कैसे गिनते हैं। देखिए यहाँ पर एक दोहा है, आप लघु और दीर्घ समझने का प्रयास करिए। अभी तो मैंने आपको लघु पहचानने के लिए बताया है 3-4 नियम, तो लघु अभी आपको पहचानना है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं दीर्घ पहचानने के लिए बताऊंगा। यदि आप दीर्घ और लघु को पहचानना सीख लिए तो सारे छंदों को आप पकड़ लेंगे। सबसे दिक्कत आपके सामने यही होती है कि किसको हम 1 गिने, किसको हम 2 गिने, यानी किसको हम लघु गिने और किसको हम दीर्घ गिने। तो चलिए मेरे साथ देखिए, यहाँ पे ट है, ट में बड़ा उ की मात्रा है तो ये 2 हो गया। ट में ए की मात्रा है, ये 2 हो गया। स में छोटा उ की है तो मैंने बताया था कि यदि किसी में लघु मात्रा रहती है तो वो लघु ही होता है। ज में कोई मात्रा नहीं, 1 है, ए भी 1 है, ए भी 1 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये जो ए है ना ये 2 गिना जाता है। ध्यान रहे, ये ए जो है वो 2 गिना जाता है। अब गिनिए, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला चरण उसमें आपको 13 मात्राएं मिल गई। चलिए दूसरा भी गिन लेते हैं, 2, 2, 2, 2, 2, 1। गिनिए अब जरा इसको, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। आप देख रहे हैं कि दूसरे में कितनी मात्रा है, 11। चलिए तीसरे में गिनिए, 1। यहाँ हाँ में छोटी की मात्रा है तो इसको हम 1 ही गिनेंगे, 1 ही गिनेंगे, 1 ही गिनेंगे, 1 ही गिनेंगे, 1 ही गिनेंगे। छोटी ही लगी है तो 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। 2, 1, 2। अब गिनिए कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आप देख रहे हैं कि तीसरे में भी हमको 13 मात्रा मिली। चलिए चौथा भी गिन लेते हैं। हमेशा मात्राओं को ऊपर रख के गिना जाता है, जहाँ ध्यान रहे नीचे आप लिख के नहीं गिनेंगे। तो 2, 2। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली है, माँ में छोटी की मात्रा हमको 1 गिनना चाहिए लेकिन हम इसको 2 गिनेंगे। ऐसा इसलिए हम इसको 2 गिनेंगे क्योंकि जब कोई लघु वर्ण रहता है और उसके पहले कोई आधा अक्षर रहता है और इसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है तब हम उसको 2 गिनते हैं। तो देखिए जब मुक्ता आप बोलते हैं तो म पर दबाव पड़ रहा है, म पर ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए हम इसको 2 पढ़ेंगे। जब मैं आपको दीर्घ वाला पहचानना बताऊंगा, अभी तो मैंने आपको ऊपर 4 नियम लघु के बताए हैं, मैं जब आपको दीर्घ बताऊंगा तो फिर वहाँ क्लियर करूँगा। लेकिन जान लीजिए कि ये अपवाद की तरह है कि जब कोई लघु अक्षर हो और उस पर ज़्यादा समय लग रहा बोलने पर तो उसको हम 2 गिनते हैं। तो 2 और आधे अक्षर को नहीं गिनेंगे, क को नहीं गिनेंगे, फिर त में आ की मात्रा है तो फिर 2 और फिर 2 और फिर 1। अब चलिए इसको गिन लेते हैं कितना हुआ। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। तो आप देख रहे हैं कि चौथे चरण में 11 मात्राएं हुई हैं। तो इस तरह से आपको यदि ये पहचानना सीख लें कि किसको हम 1 गिनेंगे, किसको 2 गिनेंगे, तो आप जान लीजिए कि छंद में कुछ भी दम नहीं होता है, बस पहचानना आप सीख लीजिए। तो ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ये छंद दिया गया है ये दोहा है। ठीक है, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि दीर्घ वर्ण कैसे पहचानेंगे, दीर्घ वर्ण किसे कहते हैं और कैसे पहचानेंगे, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज यहीं तक, ठीक है।